ओम श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जप्तो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चरचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा। साहित्य व्याख्याता जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। इस कक्षा में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, इसमें आलोचनात्मक प्रश्न, टिप्पणी, केचन समाधेया प्रश्नाः एवं शुद्ध उत्तरीय प्रश्नाः इस अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का पाठ है, शीर्षक है, विषय है भारतीय कथाओं का देश भ्रमण। पूर्व पाठ का थोड़ा अंश स्मरण करते हैं। पूर्व पाठ में मैंने पंचतंत्र के बारे में बताए थे। भारतीय कथाओं का देश भ्रमण, ये सब पंचतंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। कथा साहित्य की व्यापक प्रभाव की जानकारी भी हम आप लोगों को दिए हुए थे। पंचतंत्र क्या है इसके बारे में भी जानकारी दिए थे। पंचतंत्र कथाओं का संग्रह है और भारतीय कथाओं में देश भ्रमण यह कैसे हुआ, यह सब आज प्रदर्शित होगा। कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। पहले तो पंचतंत्र में 5 तंत्र होते हैं। तंत्र का अर्थ होता है भाग। इसमें भाग क्या क्या है? प्रथम भाग होता है मित्रभेद, मित्रलाभ कथा, मित्रभेद कथा, संधि विग्रह, लब्ध प्राणस तथा उपपरीक्षित कारक। ये प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही होता है। वाक्य विन्यास में न तो कहीं दोहराता है और न भावों को समझने में दुर्बोधिता होता है।
कथा का वर्णन गद और पद दोनों में होता है। स्थान स्थान पर उपदेशात्मक सूक्तियां पद में निहित है। ये पद देखते हैं कई कई रामायण और महाभारत में तथा अन्य प्राचीन नीति ग्रंथों में भी इसका गृहीत किया है, संग्रहित किया गया है। पंचतंत्र का प्रभाव विश्वव्यापी है। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का प्रभाव विश्वव्यापी है। आज का विश्व साहित्य महनीय अंग माना जाता है। इस पंचतंत्र को अब आज का पाठ का क्या है, व्याख्यान क्या है, भारतीय कथाओं का देश भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ। भारतीय जंतु कथाएं पश्चिमी देशों में इतनी लोकप्रिय हो गई कि वहाँ के निवासियों को इस बात का आभास तक नहीं लगा कि कथाएं किसी बाहरी देश से यहाँ आई है। जैसे देखते हैं कि पश्चिमी देश में यूनान अपनी जंतु कथा के लिए प्रसिद्ध है। इन कथाओं का उद्देश्य लोक मनोरंजन ही नहीं होता है, परंतु लोक शिक्षण भी होता है और लोग चित्रण के रूप में भी देखते हैं कथा। मनोरंजन के साथ उपदेश देने का फूट देने से इन कहानियों को लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जैसे ईसाप की कहानियाँ यूनानी कहानियों की शैली का चरम निदर्शन प्रस्तुत करती है। विद्वान के सारे यह मननीय समस्या है कि इस यूनानी कहानियों का उद्भव कहाँ से हुआ। कुछ लोग तो भारतीय तथा यूनानी कहानियों की सुगमता को आकस्मिक मानते हैं, परंतु इस विषय में प्रमाणभूत जर्मन डॉक्टर हल्टन का अभिमत है कि कहानियाँ मूलतः भारतीय है और भारत से ही भ्रमण करती है। भारत से ही भ्रमण करती हुई पश्चिमी जगत में आई है। इसे ये भारतीय कथाओं का यात्रा भवन के नाम से संबोधित करते हैं। पंचतंत्र भारतीय मनुष्यों के द्वारा अर्थात ऋषियों के द्वारा उद्भासित कथाओं का पूर्ण
विशद विश्वकोश है। पंचतंत्र भी बृहत कथा तथा बौद्ध जातकों की सामग्री करने में संयोजे हुए हैं। यह पूर्णतः ब्राह्मण परंपरा का अनुयायी ग्रंथ पंचतंत्र की कथाओं का प्रभाव पश्चिमी देशों में किस प्रकार पड़ा, इसका संक्षिप्त परिचय इस परिच्छेद के आरंभ में ही दिया गया है। हल्टल का मत है कि आजकल अधिकतर विद्वानों का मान्य है कि पश्चिमी साहित्य के प्रेमी पाठकों को यह अविवादित न होगा कि यूरोप की मध्यकालीन लोक कथाओं का प्रभाव यूरोपीय काव्य एवं नाटक के संबंधन में कितना अधिक पड़ा। इन ग्रंथों में ग्रेस्टा, रोमनारूम तथा डेका मेरा अपने रोचक वर्णन, चमत्कारी चित्रण तथा समाज के दिग्दर्शन के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें रोचक कथाओं का ग्रंथों के भीतर प्रविष्ट हुई तथा अपने प्रभाव से इसमें पश्चिमी साहित्यों की प्रभावित किया और वहाँ के जनमानस के ऊपर छा गई। इन तथ्यों से विवेचन के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु यह नितांत सत्य है कि ये कथाएं ही फारस तथा अरबी के साहित्यों में भी प्रविष्ट होकर पश्चिमी साहित्य के घर घर कर दी गई। पश्चिमी साहित्य में प्रवेश कर कहानियों में परिवर्तन की स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। एक दो उदाहरण इस परिवर्तन की प्रक्रिया दिखलाने के लिए पर्याप्त होंगे। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच साहित्य कहानियों के निर्माण में अद्भुत प्रतिभा का परिचय देता है। प्रख्यात साहित्य फाउटेन ने कहानियों की लिखने में अद्भुत चमत्कार तथा मानव मस्तिष्क की गहरी छानबीन का नमूना पेश किया। 1668 ईस्वी से लेकर 1694 ईस्वी तक 12 खंडों में ऐसी काल्पनिक कथाएं लिखी गई है जिनकी क्षमता कोई आधुनिक साहित्य नहीं कर सकता।
कहानियों में पंचतंत्र की कथा, इस कहानियों में पंचतंत्र की कथाएं मिलती जुलती है। दोनों का मिश्रण देखते ही बनता है। पंचतंत्र की दरिद्र ब्राह्मण की वह कथा प्रख्यात है जो अपने सत्तू से भरे घड़े को, जिस पर वह अपने ऐश्वर्य का हवाई महल खड़ा कर रहा था, पेड़ के स्वयं पैर के आघात से स्वयं फोड़ डालता है। यही कहानी ला फौंटेन की रचना में दूध की मटकी ले जाने वाली गोपी की कथा बन जाती है, जो दूध बेचने से प्राप्त धन से ऐश्वर्य प्राप्ति की कल्पना करते करते हर्ष में उछलती है और अपनी मटकी को फोड़ देती है। पंचतंत्र के लालची श्रृंगार की कथा हितोपदेश में अगले कक्षा में ज्ञान प्राप्त किए थे। लालची श्रृंगार की कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश की कथा में लालची श्रृंगार की कथा भेड़िया की कथा बन जाती है। श्रृंगार धनुष की डोरी को काटते ही उसकी चोट से मर जाता है। भेड़िया धनुष को जैसे ही छूता है, उससे छूटे बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन परिवर्तनों की चीनी चादर के भीतर से पंचतंत्र को भारतीय कथा अपने सुभग रूप को आलोचकों के सामने प्रकट करने से प्रांगमुख नहीं होती। बलराम और जोसेफ की कथा का निर्देश आरंभ में ही किया गया है, जहाँ भारतीय बुद्ध ईसाई संतों की श्रेणी में परिगणित किए गए हैं। इस प्रकार भारत की कथाओं ने पश्चिम के नाना देशों में नाना रूपों में भ्रमण कर अपना प्रभाव तथा परिचय आज भी बना रखा है। इस प्रकार भारत की कथाओं में पश्चिमी देश के नाना देशों एवं नाना नाम की रूपकों का भ्रमण करते हुए
अपना प्रभाव तथा परिचय आज भी बना रखा है। सप्तम सदी से लेकर 12वीं सदी तक, यानी फारसी अरबी साहित्य में भी 14 सदी से लेकर 17वीं सदी के यूरोपीय साहित्य में इस भारतीय कथाओं का प्रभाव प्रचुर मात्रा अर्थात प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होता है। इस सिद्धांत के सामने, इस सिद्धांत के मानने में विशेषज्ञों का मत भी नहीं है। विद्वर्षी ऋषि में प्राकृत में निबद्ध चंद्र के केवली चरित्र, चंद्र केवली चरित्र का संस्कृत में अनुवाद किया गया है तथा प्राकृत ग्रंथों की लघु वृत्त नामक संस्कृत में भी व्याख्या लिखी गई है, जिसकी पुस्तिका में महान आचार्य यथाप्रौढ़ दार्शनिक बतलाए गए हैं। कीर्तिरियम जिन जैमिनी कर्मभूक सौ गतादि दर्शन नेव दीनः सकल ग्रंथान निपुणस्य श्री सिद्ध्यर्थे महाचार्यस्यते उपमीति भव पंच कथा का महत्व संस्कृत साहित्य के इतिहास में विशेष व्याख्या तव्य है। विशेष व्याख्या तव्य है। श्रीमाल या मीनमाल में उनके आसपास के निवासी सिद्ध्यर्षि को संस्कृत में एक विलक्षण कथा लिखने तथा श्रेय देना उचित है। इस ग्रंथ का नाम है उपमीति भव प्रपंच कथा। उपमीति भव पंचकथा। इसके संपादक डॉक्टर याकोबो की दृष्टि में भारतीय साहित्य में पूर्ण रूप विशुद्ध रूपात्मक आख्यान है। द्विसीदी जैन थे और इस ग्रंथ को समाप्ति उन्होंने 905 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ की भाषा बोलचाल की संस्कृत ही है, सरल सुबोध संस्कृत, जिसके समझने में सर्वसाधारण को भी विशेष
कष्ट नहीं हो का अनुभव करना होता है, उस समय दोनों भाषाओं यानी संस्कृत एवं प्राकृत के प्रति सर्वसाधारण के विशेष आकर्षण की ओर संकेत करती है कि सिद्धर्षि का कथन इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसके अंतिम पद में संस्कृत में प्रचलित गद्य लेखन की गूढ़ आलोचना है। इसमें अर्थ नितांत गूढ़ रखा जाता था, दीर्घ वाक्यों का प्रयोग होता था तथा अप्रसिद्ध शब्दों का ही प्रयोग न्याय संगत माना जाता था। इसलिए इसे व्यवहारिक सुबोध संस्कृत में कथा का प्रणयन ग्रंथकार ने किया है। अवदान साहित्य तथा संस्कृत में बौद्ध कथाओं को सन्निविष्ट करने वाले अवदान साहित्य की पृथक पृथक सत्ता है। अवदान पाली उदान का अर्थ है कि महनीय कार्य की कहानी। जातकों को ढंग से संस्कृत में विरचित नीति प्रधान साहित्य है। जिस प्रकार पाली जातक भगवान बुद्ध के प्राचीन जन्म के शोभन गुणों का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार अवदान भी करता है। ऐसे ग्रंथों में अवदान शतक प्राचीनतम संग्रह है। इसमें उन शोभन गुणों का वर्णन तथा तत्संबद्ध कहानियां हैं, जिसमें बुद्ध की प्राप्ति का संकेत है। कहानियों में पापाचरण करने वाले अभिव्यक्तियों की यातनाओं का वर्णन है। रचनाकार प्रथम शतक बतलाया है। जब इन सिखों का प्रचलन भारत में हो रहा था, जब सिखों का प्रचलन भारत में हो रहा था, इसका चीनी भाषा में अनुवाद तृतीय शतक में हुआ। अतः अवदान शतक की रचना द्वितीय शती में मानी जाती है। इसमें नीति का प्रतिपादन इतना अधिक है कि साहित्य सौंदर्य एक प्रकार से ढका सा जाता है। साहित्य दृष्टि से दिव्यावदान भी विशेष रोचक आकर्षक नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। फलतः प्रथम शती से प्राचीन नहीं हो सकता। यह ग्रंथ
गद में है, परंतु स्थान स्थान पर गाथाएं भी दी गई है जो छंदोबद्ध ही नहीं परंतु अलंकारिक भी है। भाषा साधारणतया विशुद्ध संस्कृत है, परंतु स्थान स्थान पर पाली के संपर्क से नितांत मिश्रित तथा भ्रष्ट भाषा का भी प्रयोग मिलता है। आज के व्याख्यान में भारतीय कथाओं का देश भवन के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। फिर अगली कक्षा में हम आप फिर मिलेंगे। आज की कथा, आज की व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं।